गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में क्लास 8 में तारे एवं सौर परिवार के बारे में पढ़ा था। लेसन नंबर 17 तारे एवं सौर परिवार के बारे में पढ़ा था। हमने करीबन आधा चैप्टर पढ़ लिया था, आधा चैप्टर हमें अभी आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हमने लास्ट सौर परिवार का थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे सूर्य से, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। देखो, सूर्य क्या है? हमसे निकटतम तारा है। क्या है? सबसे जो निकटतम तारा है ना हमसे, वो कौन सा है? सूर्य है, ठीक है। ये है ना निरंतर विशाल मात्रा में क्या कर रहा है? ऊष्मा तथा प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है ना। पृथ्वी के लगभग जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी जो ऊर्जा है ना, वो कहाँ से मिल रही है? हमें सूर्य से। तो पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य ही है, ठीक है ना। सभी ग्रहों की जो ऊष्मा है तथा प्रकाश की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। जितने भी जो ग्रह है उनकी जो ऊष्मा तथा ऊर्जा का है ना जो मुख्य स्रोत, वो क्या है? सूर्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं। जितने भी जो ग्रह होते हैं ना, वो किसकी भांति प्रतीत होते हैं? तारों की भांति प्रतीत होते हैं। परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। जो ग्रह होते हैं ना, उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। जितने भी जो ग्रह होते हैं ना, इनका खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो क्या करता है? जो चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश करता है, उसको क्या करता है? परावर्तित करता है, और हमें चंद्रमा क्या दिखता है? फिर चमकता हुआ दिखाई देता है। बात समझ आ गई? तो कितने भी ग्रह होते हैं उनमें खुद का प्रकाश नहीं होता। वो क्या कर रहे हैं कि उन पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं? परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों अथवा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? तारे तथा, अब देखो दोनों ही तारे की तरह प्रतीत हो रहे। तारा तो तारा ही होगा, ग्रह वो भी तारे की तरह प्रतीत हो रहे, तो उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तो तारे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं, और ग्रह है ना, वो टिमटिमाते नहीं हैं। तारे के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। जो तारे होते हैं ना, उनके सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति क्या होती है? बदलती रहती है। दो तरीके हो गए, एक तो क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। और जो तारे के सापेक्ष जो सभी ग्रहों की स्थिति है, वो भी क्या रहती है? बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। जितने भी जो ग्रह है ना, एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। जिस पथ पर ये सारे ग्रह गति करते हैं ना, जैसे ये जो जितने भी जो पथ है ना, निश्चित पथ पर, जैसे बुध है, बुध अपने निश्चित पथ पर, शुक्र है अपने निश्चित पथ पर गति कर रहा है, जैसे पृथ्वी है वो भी अपने निश्चित पथ पर गति कर रहा है, मंगल है वो भी अपने निश्चित पथ पर गति कर रहा है। ऐसे जितने भी ग्रह अपने निश्चित पथ पर गति करते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। अब तुम्हारे पास एक डेफिनेशन आती है। देखो, किसी भी ग्रह द्वारा, कोई भी ग्रह है ना, उसे सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगता है ना, वो क्या कहलाता है? उस ग्रह का क्या कहलाता है? परिक्रमण काल कहलाता है, ठीक है ना। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर परिक्रमण काल में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे जैसे ग्रह है ना सूर्य से दूर होते जाएंगे ना, उनके परिक्रमण काल में भी क्या होती जाएगी? वृद्धि। अब जैसे बताओ, बुध का परिक्रमण काल ज्यादा होगा कि बृहस्पति का? ऑब्वियस बात है, क्योंकि बृहस्पति दूर है तो बृहस्पति का परिक्रमण काल ज्यादा होगा, और बुध सूर्य के पास में, तो इसका परिक्रमण काल क्या होगा? कम होगा। बात समझ आई? मैं यह जानना चाहता हूं कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती? जो ग्रह है वो आपस में टकराते क्यों नहीं है? देखो, इन्होंने एक है ना प्रयोग किया है, क्रियाकलाप किया है। और क्रियाकलाप क्या किया इन्होंने एक लड़की है, वो बीच में खड़ी होगी अपने आप को सूर्य समझकर, और जो बाकी की जो बच्चे हैं वो क्या अलग अलग पथ बनाकर वहां पर खड़े हो गए और चलने लगे। अब तुम देखो, वो अलग अलग पथ पर ऐसे चल रहे हैं, तो बताओ वो आपस में क्या टकराएंगे? क्या नहीं टकराएंगे। ओके। सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ ये लट्टू की भांति अपने अक्ष पर भी
घूर्णन करते हैं। जो ग्रह होते हैं ना वो सूर्य की तो परिक्रमा करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, अपने जो खुद का अक्ष होता है, जैसे ये क्या है, ये एक ग्रह है, मान लो कोई पहले, ये खुद के, जैसे ये खुद पे घूम रहा है ना, ये खुद के अक्ष पर भी क्या होता है, घूमता है। ऐसे 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 चारों तरफ घूमने के साथ साथ ये क्या करता है, खुद के अक्ष पर भी ऐसे घूमता है। बात समझ आ गई। जैसे लट्टू है, लट्टू क्या करता है, खुद के अक्ष को घुमाते हैं तो वो एक ही जगह पे घूमता रहता है ना, कंटिन्यू, ठीक है ना। घूर्णन भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। अब देखो, खुद के अक्ष पर ही घूमने में जितना समय लगता है उसको क्या कहेंगे, घूर्णन काल। सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो काल कहलाता है परिक्रमण काल। खुद के अक्ष पर ही एक घूर्णन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहेंगे, घूर्णन काल। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह, कैसे, चंद्रमा, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रहों के क्या है, उपग्रह भी हैं। ग्रह के क्या हो गए, उपग्रह, वो क्या करते हैं, उन ग्रहों की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। किसी भी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंडों को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं, ठीक है। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले, मतलब मान लो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है, तो चंद्रमा क्या हो गया, पृथ्वी का उपग्रह हो गया। बात समझ आ गई। सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते, इन ग्रहों की भी जो परिक्रमा करता है उनको क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा हो गया, चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है क्या, इस कारण यह पृथ्वी सूर्य का उपग्रह हुआ। अब पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या, सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, पर हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का उपयोग किया जाता है। जो ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं ना, उन पिंडों के लिए क्या किया जाता है, ग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बहुत से जो मानव निर्मित उपग्रह हैं वो भी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। जो मानव निर्मित होते हैं उनको कृत्रिम बोलते हैं, और जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं वो कौन से हो गए, कृत्रिम उपग्रह हो गए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ग्रहों की, कि भाई कौन कौन से ग्रह हैं, कैसे कैसे हैं जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे बुध ग्रह, सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह ही है। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, ऐसे मंगल, फिर बृहस्पति, और फिर ऐसे आगे ग्रह आते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं पहले सबसे जो पास में, बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है, बोला था। ये हमारे सौर परिवार का क्या, लघुतम, सब सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छुपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। मतलब क्या है कि सूर्य के सबसे ज़्यादा पास है, तो सबसे ज़्यादा पास है तो सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रकाश भी किस पर पड़ेगा, इसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर पड़ेगा, तो है ना। तो ये क्या हो गया कि सूर्य की जो चकाचौंध है उसमें क्या हो जाएगा, छुपा रह सकता है ना, ठीक है। तो उसे मतलब एकदम से ज़्यादा रोशनी में कोई चीज़ तुम्हें दिखती नहीं, वैसे ही ज़्यादा रोशनी का ये दिख नहीं पाता। तथापि सूर्य अस्त के तुरंत पूर्व तथा सूर्य अस्त के तुरंत पश्चात उसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अब बिना बुध ग्रह को देखने के लिए क्या हो सकता है कि भाई सूर्योदय से तुरंत पहले या सूर्य अस्त के तुरंत बाद इसे ना क्षितिज पर देखा जा सकता है। सूर्य वाले टाइम इसको नहीं देख सकते, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद इसको देख सकते, तुरंत बाद। अतः यह वही दिखाई देता है जहाँ वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं होती। बुध का अपना उपग्रह नहीं होता। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। ग्रहों में जो शुक्र है ना वो क्या है, पृथ्वी का क्या निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। और रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह, ठीक है ना। पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन सा हो गया, शुक्र। और रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में, मतलब पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है। कभी कभी सूर्य अस्त के तुरंत पश्चात या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो इसलिए पूर्व में दिखाई देता है, तथा सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो इसलिए पश्चिम में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्राय प्रभात का तारा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राय प्रभात का तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं। जो शाम के समय दिखता है इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, संध्या तारा, ठीक है।
यद्यपि ये तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये एक्चुअल में तो तारा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ग्रह है, तो तारा है ही नहीं। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ये क्या, इनकी जो घूर्णन गति है वो कैसी है, शुक्र की घूर्णन गति है पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि जो पृथ्वी है ना, इसकी जो घूर्णन गति है वो कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण करेंगे। मतलब चंद्रमा की तरह ये भी क्या करता है, अपनी कलाएं बनाता है, मतलब छोटा बड़ा आकार का होता रहता है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमारे मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या, जीवन का अस्तित्व है तभी तो रहते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है। पृथ्वी से क्या है, सूर्य की मतलब सूर्य से पृथ्वी की क्या उचित दूरी है। अगर ज़्यादा पास होता है तो फिर इतना प्रकाश नहीं सहन कर पाता। ठीक है ना। और हम जल भी सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक है ना, ताकि पृथ्वी पर सही ताप बना रहे। ठीक है ना। और जल की उपस्थिति, जल है तो जीवन है, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। ठीक है ना। ये कुछ कंडीशन है जिसके कारण क्या है, इस पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। ठीक है ना। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि पर प्रकाश के परावर्तित होने के कारण यह पृथ्वी कैसी प्रतीत होती है, नीली हरी प्रतीत होती है। ठीक है ना। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जो घूर्णन अक्ष है ना, इसके ना जो कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। अब क्या है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर ही क्या थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है ना, झुकी हुई है, वो क्या उसका क्या फायदा है, ऋतु परिवर्तन में उसका फायदा रहता है पृथ्वी पर। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है। मंगल अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह क्या है, मंगल। ये क्या है, पृथ्वी की जो कक्षा है ना, पृथ्वी की कक्षा के बाहर का ग्रह। ठीक है ना। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है। कैसा रंग में, रक्ताभ मतलब रक्त के जैसा प्रतीत होता है, रक्त लाल जैसा, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह, मंगल के क्या है, दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है। अब जो हमारे यहाँ पे पीछे जो यान भेजा था भारत इसरो ने, तो कोई किस पर भेजा था, मंगल ग्रह पर ही भेजा था। ठीक है ना। 2013 में भेजा था। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, बुध। ठीक है ना। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। मतलब 1300 मतलब पृथ्वी कितनी बड़ी है, उतनी 1300 पृथ्वियां इस ग्रह पर रखी जा सकती है। तो मतलब सोचो बृहस्पति कितना बड़ा ग्रह है। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से क्या करता है, घूर्णन करता है। ये अपने अक्ष पर बहुत ही तीव्र गति से क्या करता है, घूर्णन करता है। पृथ्वी के बहुत से बृहस्पति के क्या है, बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। ये देखो बृहस्पति के, देखो ये दिख रहा है ना, बृहस्पति के 4, 1, 2, 3 और एक है 4 उपग्रह। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी होते हैं। इसके जो बृहस्पति है ना, इसके चारों ओर क्या होते हैं, धुंधले वलय होते हैं। वलय मतलब चक्र होते हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। बृहस्पति भी क्या आकाश में चमकीला होता है, इसलिए इसको भी आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर दूरबीन की सहायता से देखें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की। बृहस्पति के परे क्या है, शनि है। बृहस्पति से दूर क्या है, शनि है, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। जो रंग में कैसा है, पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते। इस ग्रह के जो रमणीय मतलब इसको ना सुंदर बनाने वाले वलय, इसको सौर परिवार में क्या अद्वितीय मतलब एक अलग स्थान दिलाते हैं। यह वलय
यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इसका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह, जैसे बृहस्पति के हैं तो शनि के भी क्या है, बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। सभी ग्रहों में क्या सबसे कम सघन है ये। इनका घनत्व जल के घनत्व से भी क्या है, इसका घनत्व बहुत ही कम है। मतलब एक तरह से कुछ भार की तुलना में ले सकते हो, पर एक्चुअल में मीनिंग घनत्व का भार नहीं होता, पर ले सकते हो तुम एक बार के लिए, समझ सकते हो, ठीक है ना। इसका जो घनत्व होता है ना, वो जल के घनत्व से भी क्या है, कम है। अब बात करते हैं यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सौर परिवार के क्या है, बाह्यतम ग्रह हैं। सौर परिवार के बाह्यतम ग्रह कौन सा, यूरेनस तथा नेपच्यून। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शक की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करता है, घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसकी जो विशेषता क्या हो गई, अब इसकी विशेषता है कि भाई ये अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन अक्ष है, ठीक है ना। इसका अत्यधिक झुका हुआ क्या है, घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। जब ये गति करता है ना अपने, ये देखो ये जैसे ये गति कर रहा है तो ऐसे कर रहा है, लुढ़कता, मतलब लुढ़क रहा है, ऐसे लग रहा है ये ना, ऐसे ये कहते हैं ना, एक जैसे पेन का ऐसे लुढ़काते ना, तो ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है ना। सौर परिवार के प्रथम चार कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य से अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में बहुत कम चंद्रमा होते हैं। आंतरिक ग्रह होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं, बहुत कम चंद्रमा होते हैं, ठीक है। तो सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह तो क्या होते हैं, आंतरिक ग्रह, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है ना। आंतरिक ग्रहों के में बहुत कम चंद्रमा होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एक चंद्रमा, बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं होते, पृथ्वी का होता है एक चंद्रमा, मंगल का भी होता है एक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। वह ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे मंगल की कक्षा से बाहर है, वो कौन से हो गए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आंतरिक ग्रहों की तुलना में ये कहीं दूर है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह कौन से हो गए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इनके चारों ओर वलय निकाय है। देखा मैंने बोला था बृहस्पति के चारों भी है, शनि के चारों ओर भी है, यूरेनस तथा इनके चारों ओर भी वलय निकाय है। बाह्य ग्रहों के अधिक की संख्या में चंद्रमा होते हैं। इनके क्या होते हैं, बहुत सारे चंद्रमा। देखो बृहस्पति के देखे थे हमने 4 चंद्रमा होते हैं, शनि के भी होते हैं, यूरेनस के, और इनके भी क्या होते हैं, चंद्रमा होते हैं, ठीक है। अब सौर परिवार के अन्य सदस्य के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हमने ग्रहों के बारे में बात की, अन्य सदस्यों के बारे में बात करते हैं। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी है, ये भी सौर परिवार के सदस्य। कुछ अन्य पिंड भी है, वो भी क्या है, सौर परिवार के सदस्य। और वो कौन से, देखते हैं। क्षुद्र ग्रह, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। जो मंगल, जो ये क्या, देखो जैसे ये मंगल है और ये बृहस्पति है, जो इनकी कक्षाएं होती है ना, इनके बीच अंतराल क्या है, काफी बड़ा है। तभी तो बोला कि मंगल की कक्षा के बाद, तभी तो इसको बाह्य ग्रह बोला। तो अंतराल क्या है, काफी बड़ा। इन काफी बड़े अंतराल के बीच में ना क्या होती है, क्षुद्र ग्रह होता है। इन क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है ना। काफी बड़े अंतराल है तथा इस अंतराल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों से घेरा होता है। जो ये अंतराल है ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों से घेर रखा है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो छोटे छोटे पिंड है ना, ये भी क्या करते हैं, जो इनको है ना घेर रखा है, क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनको क्या बोला, क्षुद्र ग्रह बोला। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। बड़े जो दूरदर्शक होते हैं ना देखने वाले, उनके द्वारा ही देखा जा सकता है। बात समझ आ गई। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होते हैं, मंगल तथा बृहस्पति के बीच में होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं धूमकेतु की। धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के क्या है, सदस्य है। ये अत्यधिक पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु उनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है, ठीक है ना। जो धूमकेतु होते हैं ना, ये भी क्या सौर परिवार के सदस्य है। जो इनका पर्वतीय कक्षाओं में ये भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका जो है ना सूर्य का जो परिक्रमण काल होता है ना, वो काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। धूमकेतु कैसे होते हैं, चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले। ये देखो जैसे दिख रहे हैं ना, ऐसे ये ऐसे होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, उसकी पूंछ आकार में क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोई धूमकेतु है ना सूर्य के जो समीप आता जाता है ना, उसकी जो पूंछ है ना, वो आकार में क्या होती है, बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। इसी जो धूमकेतु की जो पूंछ होती है ना, वो मान लो कि सूर्य की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो पूंछ है ना, वो क्या होगी, सूर्य से परे होगी।
ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात है जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब एक निश्चित काल अंतराल पर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हेले का धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग हर वर्ष 76 वर्ष के अंतराल में, 76 मतलब 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया। पिछली बार कब देखा गया इसको? 1986 में देखा गया। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेले का धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो अनुमान लगा के बताओ कब दिखाई देगा। अगली बार धूमकेतु दिखाई देगा 2062 में। कब दिखाई देगा? 2062 में। ठीक है ना। और अब बात करते हैं उल्काएं और उल्कापिंड की। किसकी बात करते हैं? उल्काएं और उल्कापिंड की। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली सी धारी देख सकते हैं कि भाई जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा तो हम आकाश में क्या चमकीली सी धारी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं होता, इन्हें उल्का कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। जो हमें टूटता तारा बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में टूटता तारा नहीं होता, वो क्या होता है? उल्का होता है। इनका उल्का सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। जो अंतरिक्ष से आके जो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या हो जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के कारण शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। जो क्या होता है कि भाई पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गए। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होता है कि भाई अब सामने से क्या आ रही? वायुमंडल है तो सामने से आएगी तो फिर घर्षण होगा तो इतना ज़्यादा घर्षण होता है कि बहुत ज़्यादा ये क्या होता है? गर्म हो जाते हैं। और जितने गर्म होने से क्या होते हैं? जलने लग जाते हैं। और जलते हैं तो हमें क्या लगते हैं? चमकते हुए दिखते हैं। और जितना जैसे जैसे वो जलेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? वाष्पित हो जाएंगे। ठीक है ना, शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। और यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धीरे अति अल्प समय के लिए दृष्टिगोचर हो जाती है और थोड़े ही समय में क्या हो जाते हैं? वो जलकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाती है। कुछ उल्काएं क्या होती है? बहुत बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही क्या हो जाती है? पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो कभी कभी सुना होगा कि उल्का पिंड गिरा है, तो ये कारण होता है। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करता है जिससे सौर परिवार क्या होता है? बना है। बात समझ आई? अब बात करते हैं आगे। कृत्रिम उपग्रह हमारे इस चैप्टर का क्या हो गया? ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है ना, ऐसे कृत्रिम जो पृथ्वी की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। अब जो कृत्रिम उपग्रह वो प्राकृतिक उपग्रह से किस प्रकार भिन्न है? कृत्रिम उपग्रह कैसे होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया गया है। मतलब इनको जो छोड़ा गया ना अंतरिक्ष में, वो कहाँ से छोड़ा गया? पृथ्वी से छोड़ा गया। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये जो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है ना, उसकी तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर क्या करता है? पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण तथा प्रमोचन किया है। आर्यभट्ट का प्रथम उपग्रह था। आर्यभट्ट भारत का क्या था? प्रथम उपग्रह था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है ना। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह IRS, कल्पना फर्स्ट और EDU, SAT आदि है। ठीक है ना। और भी देखो बहुत सारे इनसेट हो गया, IRS हो गया, कल्पना फर्स्ट हो गया, EDU, SAT आदि है। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यापारिक अनुप्रयोग हैं। बहुत से व्यवहारिक क्या है? अनुप्रयोग है। मतलब बहुत सारे इसके क्या है? प्रयोग है। इनका जो प्राकृतिक उपग्रह है ना, इनका उपयोग क्या है? मौसम की भविष्यवाणी करने में, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। जो भी हम टीवी वगैरह देखते हैं या में मौसम की जानकारी मिलती है, कुछ भी, वो किसके कारण मिलता है? इन प्राकृतिक उपग्रहों के कारण ही मिलता है। ये देखो प्राकृतिक उपग्रह देखने में कुछ ऐसे होते हैं। ये है हमारे प्राकृतिक उपग्रह। पहला प्राकृतिक उपग्रह है आर्यभट्ट। तो देखो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो हम इसके करेंगे कुछ अबसद। टिक लगा लेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है,
तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इनमें देखा क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। तो कौन नहीं है? तारामंडल। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शनि, पृथ्वी। ये तो सारे सूर्य के ग्रह, पर सीरियस है वो नहीं है, वो क्या है? एक तारामंडल है सीरियस, ठीक है ना। तो हो जाएगा, पहले का हो जाएगा तारामंडल, दूसरे का हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसका हो जाएगा सीरियस। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण क्या है कि भाई, तो इसका हो जाएगा आंसर क। हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। जो तीसरे का क्या हो जाएगा? क। चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला, मतलब रक्त के जैसा या लाल प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? मंगल है। तारों के ऐसे समूहों को जो कोई पैटर्न बनाता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तारामंडल। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहेंगे? बोलो, बताओ बच्चों, क्या कहेंगे? उपग्रह। शूटिंग स्टार वास्तव में क्या नहीं है? तारा नहीं है। क्या है? एक ग्रह है। ग्रह नहीं है, ये क्या है? एक शूटिंग स्टार, उल्काएं हैं, ठीक है ना। अब क्षुद्र ग्रह डैश तथा डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब हमारे राइटर होंगे तो देखेंगे, ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है? गलत, एफ लगा दो, नहीं है। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है? बिल्कुल सही है, तो ये लगा दो, राइट। यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है? जो यूरेनस है वो सौर परिवार का दूरतम ग्रह नहीं। दूरतम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, तो ये क्या हो गया? गलत हो जाएगा। इंसेंट एक कृत्रिम उपग्रह है? बिल्कुल, अभी मैंने बताया था जैसे इंसेंट क्या है? कृत्रिम उपग्रह, तो सही हो जाएगा। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है? नहीं, कितने ग्रह? 8, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ओरियन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है? नहीं, इसे नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब हम बात करते हैं हमारे जो ये है मिलान वाले हैं, तो इनमें देखना है, देखो जो आंतरिक ग्रह हैं इनमें से इतने सारे देखे, इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा देखना है? शनि, ध्रुव तारा, सप्तऋषि, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल। तो कौन हो जाएगा आंतरिक ग्रह? पृथ्वी और मंगल, क्योंकि इसके ना एक से ज़्यादा आंसर है, ठीक है ना। तो आंतरिक ग्रह कौन सा आ गया? पृथ्वी और मंगल लगा लो, आंतरिक ग्रह में लगा लो पृथ्वी और मंगल। अब बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह में कौन सा हो जाएगा भाई? देखो इसमें से कौन सा होगा? ये शनि होगा ना, शनि बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह। तो इनमें से और कोई नहीं दे रखा, एक शनि दे रखा है, तो शनि क्या हो जाएगा? बाह्य ग्रह। तारामंडल कौन सा इनमें से बताओ भाई? जो सप्तऋषि है और ओरियन वो क्या है? तारामंडल है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हो गए? पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह कौन सा हो गया? शनि। तारामंडल कौन हो गया? सप्तऋषि और ओरियन। और पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? चंद्रमा, ठीक है ना। इतना ही है, अगली वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके बच्चों।